धन्यवाद सभापति महोदय। मैं रितेश पांडे जी के द्वारा लाए हुए इस रिजोल्यूशन के संबंध में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस कोरोना काल में जो आंगनवाड़ी ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो कार्य किया है, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कंधे से कंधे मिलाकर आंगनवाड़ी वर्कर और उनकी सहायकों ने काम किया है, मैं उनके प्रति उनको बधाई देना चाहता हूं। और इस सदन की तरफ से मैं चाहता हूं कि सभी मेंबर्स की तरफ से उनको बधाई दी जाए कि आपने जो है एक बड़ा काम इस देश के लिए किया। दूसरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बहन स्मृति ईरानी जी को ये जिम्मेवारी दी और जिस तरह से पैशन से, जिस तरह हसनैन मसूदी साहब बोल रहे थे या जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, उससे अपने को संबद्ध करते हुए ये बता सकता हूं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो स्मृति ईरानी जी को मिली, उन्होंने 2019 से और खासकर इस कोरोना काल में जिस तरह का अद्भुत कार्य किया है, सदन की तरफ से मैं उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से काम करते रहें। मृत्यु दर की बात होती है, शिशु मृत्यु दर की बात होती है, महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात होती है और उसमें बात होती है कि ICDS जो है ये किस आधार पर बढ़ा। मैं श्रीमती गांधी जी के भी प्रति इस सदन का विश्वास और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम 1975 में लाया। लेकिन हमारी जो संस्कृति रही है सभापति महोदय, वो बड़ी ही सिंपल संस्कृति रही है और हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका मतलब यह है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन की कल्चर में, संस्कृति में हमेशा से विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि हमको उतनी ही धन होनी चाहिए, उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए, उतना ही अख्तियार होना चाहिए जिसमें कि हम सबों को भोजन करा पाए। इक्वलिटी की बात, जो राइट ऑफ इक्वलिटी लगातार हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो कबीर ने कहा, जो रहीम ने कहा, जो इसके पहले भारत के वेद ने कहा, पुराण ने कहा, सभ्यता ने, संस्कृति ने कहा, सबने एक ही बात कही। लेकिन कई एक चीज आजादी के पहले और आजादी के बाद एक वोट बैंक की स्थिति बन गई इस देश में। सभापति महोदय, आप किसान की बात करिए तो किसान को कैसे फायदा पहुंचना है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। किसान को वोट बैंक की राजनीति में कैसे ले जाना है उसकी बात करेगा। यदि धर्म की बात करिए, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि आजादी के 60-70 साल बाद भी, और 60-70 साल कोई भारतीय जनता पार्टी हमने शासन नहीं किया सर, ये शासन जो है कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। लेकिन यदि सच्चर कमेटी जो कि कांग्रेस के ही शासन में बना, यदि उस रिपोर्ट को देखेंगे तो लगा कि मुसलमानों को जो उसका हक मिलना चाहिए, जो उसकी शिक्षा का विकास होना चाहिए, जो पढ़ाई का विकास होना चाहिए, नौकरी का विकास होना चाहिए, उद्योग धंधे में जो मुसलमान का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो नहीं के बराबर है। तो मुसलमान की बात करें तो आपको जो है वोट बैंक की राजनीति नजर आएगी कि मुसलमान कैसे वोट की राजनीति करे, कैसे शिक्षा में आगे बढ़े, कैसे नौकरी में आगे बढ़े, इसकी कोई बात नहीं होती। और उसी तरह से महिलाओं का बात होगा, महिलाओं के अधिकार का बात होगा, तो महिलाओं को ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, बच्चे का जो है समुचित विकास होना चाहिए। ये केवल और केवल कागज में हो गया। उसी तरह का हो गया सभापति महोदय, जैसे कि प्रत्येक गांव में
प्रत्येक गांव में बिजली लगना है। और जब मैं शुरू में सांसद बना 2009 में, तो कहा गया कि जब मैं किसी गांव में जाता था तो कहते थे कि अब यहां बिजली आ नहीं सकती है, क्योंकि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में जिस तरह से ट्रांसफार्मर लगाए गए, एक फेज का लाइन लगा गया, बीपीएल के लोगों को जिस तरह से बिजली देने की बात हुई, 9 केवीए का, 16 केवीए का और 25 केवीए का जिस तरह से ट्रांसफार्मर लगाया गया कि गरीब तो उस बिजली को जलाएगा, अमीर नहीं जलाएगा, और अमीर ने जो है खुद्दन लगा के उस बिजली को लगा लिया। इसका फल ये हुआ कि सारे के सारे ट्रांसफार्मर या तो चोरी हो गए या जल गए। और उसी तरह से मैं अपना जब भाषण आगे बढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि हुआ क्या एग्जैक्ट इसमें भी। आजादी के ठीक पहले 1946 में सभापति महोदय एक भोर कमेटी बनी, और भोर कमेटी ने यह कहा कि यदि सबसे ज्यादा भारत सरकार को, क्योंकि आजादी का एक मुहूर्त आने वाला था, लोगों को लग रहा था कि आज नहीं कल आजादी आ जाएगी, तो उस भोर कमेटी ने यह कहा कि सबसे ज्यादा आजादी के बाद यदि कहीं ध्यान देना है तो वह बच्चों के लिए देना है और महिलाओं के लिए देना है। और भोर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जब 47 में हमारी सरकार बनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू साहब हुए, तो उन्होंने एक छोटा मोटा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन 10 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो एक कमेटी जो है 1959 से 61 तक एक मुदलियार कमेटी बनी, सभापति महोदय। और मुदलियार कमेटी ने कहा कि पिछले 10-12 साल 15 साल का जो अपना अध्ययन है, उस अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि पिछले 13-14 साल में जिस आधार पर कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के माल न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, महिलाओं की एनीमिया की बीमारी को खत्म करने के लिए, इस देश से कुपोषण को और हंगर को, भूख को मिटाने के लिए जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य नहीं हुआ। और रिपोर्टें आती हैं चली जाती हैं। 46 में रिपोर्ट आ गया, 59-60 में 46 में भोर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, 59-60 में जो है रिपोर्ट आ गई, मुदलियार कमेटी की रिपोर्ट आ गई। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट ऐसे ही जैसे बंद हो जाता है, वो बंद हो गया। अचानक जो है होश आता है सरकार को, और 1975 में श्रीमती गांधी, क्योंकि उन्होंने कई एक फार रीचिंग लेजिस्लेशन लाए, कई एक लेजिस्लेशन ऐसे आए जो कि उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे। जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन ही है सभापति महोदय कि 1969 में जब बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था तो इसी सदन में उन्होंने भाषण दिया कि ईस्टर्न इंडिया में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, सीडी रेशियो है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो 30% 32% से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हमको बैंक को नेशनलाइज करना है, गरीबी हटाना है। 71 में उन्होंने नारा दिया। लेकिन दोनों का जो हस्त्र हमने देखा, जो नारा है, वो नारा ये है कि बैंक के नेशनलाइजेशन के बाद भी 1969 से लेकर 2014 तक जिस राज्य से मैं आता हूं, झारखंड से, बिहार से, यदि बंगाल की बात करें, यदि उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो आज भी 2014 तक, अब वो सीडी रेशियो 35% पर आया है, लेकिन 2014 में जब माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला तो वो सीडी रेशियो केवल और केवल 30% ही था। जिस 69 से लेकर 2014 तक इस देश का यही हाल था। और उसी तरह से गरीबी हटाओ की यदि बात करेंगे तो गरीबी हटाओ का जो नारा था, वो नारा यदि 2014 तक देखेंगे तो जो यहां सदन में लगातार जीत कर आए हैं, और खासकर इसमें कई एक लोग बैठे हुए हैं जहां जो 2009 में हम लोग सब साथी सांसद बनकर आए, जैसे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं मेघवाल साहब, जो राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, आप जो सभापति महोदय, आप तो हम लोगों से सीनियर हैं, आप तो पहले ही जीत कर आए, हम लोग जितने लोग बैठे हैं उसमें सबसे सीनियर आप ही हैं। यदि आप देखे होंगे तो मैं जब 2009 में चुनाव लड़ने के लिए गया तो एक ही नारा था कि आप हमारा लाल कार्ड बना दीजिएगा, बीपीएल कार्ड बना दीजिएगा। इसका मतलब यह है, और गांव की महिलाएं, पुरुष, और वोट जो है, वोट की राजनीति उसी आधार पर चलती थी, और गरीबी नहीं हटा। 2014 के बाद जिस तरह से सरकार ने अपना मापदंड बदला, जिस तरह से उसने
जोड़ा कि किस तरह से बिजली मिलेगी, किस तरह से फूड सिक्योरिटी एक्ट में लोगों को खाद्यान्न मिलेगा, किस तरह से लोगों को नौकरी मिलेगी, जिस तरह से उनका विकास होगा, उसके आधार पर आज सांसद होने के नाते मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि कम से कम हमारे जैसे लोगों को उन्होंने एक मुक्त कर दिया और जो अमीरी और गरीबी की जो खाई, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जो खाई बढ़ रही थी, उसको खत्म करने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया और धीरे धीरे गरीबी भी कम हो गई। लेकिन इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो फॉरेन की फोर्सेस लगी हुई रहती हैं, वो तरह तरह की बातें करती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड में दो चीजों पर हमारी सरकार जो है लगातार पूरे जो इस देश दुनिया के इंटेलेक्चुअल हैं और खास करके ये एक मीडिया के जो लोग हैं, वो दो चीजों पर अपने को लगातार घेरने की कोशिश करते हैं। एक तो वो हंगर इंडेक्स पर अभी नया नया हंगर इंडेक्स आया है और दूसरा जीडीपी आया है। सभापति महोदय, मैं एक दिन इस पार्लियामेंट में बोल रहा था और मैंने कहा कि जीडीपी को देश के विकास को मापने का क्राइटेरिया नहीं माना जा सकता है और जीडीपी में जो समस्या है, उस समस्या के बारे में अब यह समय आ गया है कि यह देश भी निर्णय ले। मैंने कई एक लोगों को कोट किया, लेकिन कई एक मीडिया में कहा गया कि यह जीडीपी का ज्ञाता आ गया, ये कैसा बकवास बोलता है, ये बुद्धिहीन है, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी है। और सभापति महोदय, मैंने कौन सा रिपोर्ट कोट किया था? मैंने 2008 में फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी थे उस वक्त, उन्होंने ये देखा कि हमारे यहां जो लोगों का जीवन स्तर है, फ्रांस के लोगों का जो जीवन स्तर है वो ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा बढ़िया ढंग से उनको खाना खिला पा रहे हैं, उनको नौकरी दे पा रहे हैं, हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी है, हमारे यहाँ बच्चों की स्थिति अच्छी है, हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो कम है। अमेरिका में हमसे ज्यादा है, लेकिन अमेरिका की जीडीपी ज्यादा आगे दिखती है और हमारी कम दिखती है। इसके पीछे रीजन क्या है? और जीडीपी कोई बाइबल नहीं है। मैं फिर से इस सदन में आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये 1935-36 में जो है जीडीपी आया, क्या बिना जीडीपी के दुनिया नहीं चल रही थी? तो उन्होंने एक कमेटी बनाई 2008 में, जो नोबेल प्राइज विनर थे अर्थशास्त्री स्टिग्लिच कमेटी की रिपोर्ट, और जिसमें इस देश के एक बहुत ही अच्छे मतलब सम्मानित एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब, जिनको कि सभी अपोजिशन के लोग बड़ा कोट करते हैं और हम भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं अर्थशास्त्री होने के नाते। वो भी नोबेल प्राइज विनर हैं, वो भी इस कमेटी के सदस्य थे और उनकी कमेटी की रिपोर्ट है कि ये जीडीपी जो है किसी भी आधार पर ये पैमाना नहीं होना चाहिए और अब यह समय आ गया है कि अपने को दूसरे इंडेक्स, दूसरे सहारे के आधार पर किसी देश का कैसा विकास है उसको देखना चाहिए। मैंने ये कोट किया, स्टिग्लिच कमेटी की रिपोर्ट को कोट किया। अर्थशास्त्री स्टिग्लिच जो है उसको अर्थशास्त्र नहीं आता है, इस पर चर्चा नहीं होगी। अमर्त्य सेन जी की रिपोर्ट गलत है, इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने यह चर्चा कर दी तो वह मूर्ख है, भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है, भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट क्रश है, इस तरह की बात होने लगी। उसी तरह से यह हंगर इंडेक्स है। अब आप यह बताएं कि उसी दिन मैं सदन में चर्चा सुन रहा था सभापति महोदय कि जब 1918-19 में स्पेनिश फ्लू यहां आया था तो जो सबसे बड़ी समस्या इस देश में हुई कि लोग भूख से बहुत मर गए और भूख से मरने के स्वाभाविक कारण थे, क्योंकि हम उतना अनाज उत्पादन नहीं कर सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन का उतना साधन नहीं था। अंग्रेज अपने को जो है वो वर्ल्ड वार में इतना फंसा हुआ था कि वो यहां से सारी संपत्ति लेकर जो है वो दुनिया में लड़ाई करने के लिए परेशान था और इस कारण से यहां के लोग जो है वो बहुत ज्यादा भूख से मर गए। आप ये बता सकते हैं, आप भी इतने दिन से राजनीति में हैं सभापति महोदय, आप ये कह सकते हैं कि किसी देश ने अपने लोगों का जान बचाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया और 80 करोड़ लोगों को लगातार मार्च तक 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। इसके लिए क्या हमको मोदी जी को बधाई नहीं देनी चाहिए? और ये अनाज कैसे सही समय पर पहुंचे, आंगनवाड़ी केंद्र में कैसे सही समय पर पहुंचे,
लोग, बच्चे जो है भूख से नहीं मरे, महिलाएं कुपोषण की शिकार नहीं हो, महिलाओं में एनीमिया नहीं फैले। क्या हम और आप इसके गवाह नहीं हैं कि एक पैशनेट तरीके से, एक जुनूनी तरीके से, एक काबिल मंत्री के नाते स्मृति ईरानी जी लगातार सांसद हो, विधायक हो, सारे अधिकारी हो, सारे चीफ सेक्रेटरी हो, लगातार उनके साथ टच में नहीं। मेरे से ही यदि उनकी 5 बार 7 बार बातचीत हुई होगी कोरोना और आसपास में, तो उन्होंने हमेशा कहा होगा कि निशिकांत, तुमने मीटिंग ली, तुम्हारे यहां माल न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, तुम्हारे यहां जो ये पोषण पखवाड़ा हम मना रहे हैं, पोषण पखवाड़े में तुमने कहां भाग लिया? क्या अपने को बधाई नहीं देनी चाहिए? क्या पार्टी लाइन से उठकर अपने को बधाई नहीं देनी चाहिए कि इसके लिए बधाई की पात्र है? तो मेरा यह कहना है कि इस तरह का जो वैक्यूम है, इस तरह का जो डिस्कशन है पार्लियामेंट में, अपने को इससे बचना चाहिए। दूसरा, मैं 3-4 चीज आपको बताना चाहता हूं जो मैंने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि ये जो आईसीडीएस स्कीम था, इसको हमने किस ढंग से, एक तरीके से आप समझिए कि फेल करने के लिए या एक नारे के तौर पर हमने लिया। मैं आपको कुछ जजमेंट कोट करना चाहता हूं सभापति महोदय कि क्या किया। कांग्रेस ने आईसीडीएस स्कीम चलाया, बधाई के पात्र है, लेकिन उसमें महिलाओं की स्थिति क्या हुई, बच्चों की क्या स्थिति हुई। मैं 2009 का ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज का जो है जजमेंट कोट करना चाहता हूं। अरिजीत परसायत जी ने कहा कि ग्रीवांस इज मेड बाय द पिटिशनर अबाउट द नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय दिस कोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिंग टू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। द स्कीम इज मेंट फॉर चिल्ड्रन of the age group of 0-6, pregnant women, lactating mothers and adolescent girls. Undisputedly, funds are released by the central government to state governments who are required to implement the scheme. They are not implementing it and central government is not taking care. ये रिपोर्ट, ये 2009 का ये जजमेंट है सर, और 2009 का जजमेंट इसीलिए आया कि 2004 में भी और 2006 में उसी कोर्ट ने लगातार 2 ऑब्जर्वेशन की कि ये जो तुम स्कीम लागू कर रहे हो, इस स्कीम में तुम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हो जिसमें से कि हम जिस चीज के लिए इस स्कीम को लेकर आए, जिस स्कीम के लिए कि लगातार 2001 हो, 2004 हो, 2006 हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए, वो ऑब्जर्वेशन तुम पूरा नहीं कर रहे हो। क्या इसी तरह के आईसीडीएस स्कीम के साथ अपने को बढ़ना चाहिए? जिस तरह से रितेश पांडे साहब लेकर आए हैं, क्या आंगनवाड़ी वर्कर की स्थिति को कभी आपने देखा है? कभी सहायिका के स्थिति को देखने का जो है किसी ने प्रयास किया? मॉनिटरिंग कमेटी जो है, मॉनिटरिंग कमेटी कैसी होनी चाहिए, लोग सभी बात करते हैं। जगदम्बिका पाल जी हमारे जो सीनियर अभी बोल कर गए, बहुत अच्छा बोलते हैं और आंगनवाड़ी के साथ वो लगे हुए हैं। जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ता है, निश्चित तौर पर उसका एक फोकस जो है बच्चों के कारण, महिलाओं के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण, एनीमिया के कारण, निश्चित तौर पर वो एक, चाहे वोट बैंक की राजनीति कह लीजिए या आप समझिए कि समाज में वो कुछ काम करने के लिए गया है, तो वो उस काम करने के कारण सबका ध्यान जो है निश्चित तौर पर आंगनवाड़ी केंद्र पर होता है। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका का सिलेक्शन कैसे होता है? बिहार में कैसा होता है, झारखंड में कैसा होता है, उत्तर प्रदेश में कैसा होता है? और इसको अपने को पार्टीजन एंगल से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। यदि हम पंचायतों को यह अधिकार देने की बात करते हैं कि पंचायत में मुखिया जो है इन चीजों को कोऑर्डिनेट करेगा, तो कभी आपने देखा है कि मुखिया क्या काम करता है? मुखिया जो है, क्योंकि बीपीएल सूची में जो सबसे बड़ी समस्या आई सर, कि नाम काटने का और नाम जोड़ने का अधिकार हमने ग्राम पंचायत को दे दिया, मुखिया को दे दिया, कि जो अमीर हो गए उसका नाम जो है आप काट दो और जो गरीब हो गए उसका नाम जो है जोड़ दो। आपको लगता है कि कोई एडिशन या कोई जोड़ या घटाव जो है मुखिया कर पाता है वोट बैंक की राजनीति के कारण? उसी तरह से कहां से सप्लाई होगा,
कौन आदमी फूड सप्लाई करेगा, यह भी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से तय करती है। और मैंने जितने इस जजमेंट को कोट किया है सर, 2001 का जजमेंट हो, चाहे 2004 का जजमेंट हो, चाहे 2006 का जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे 2009 का जजमेंट हो, और हम लगातार यहां सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सब ने यह कहा है, सभी जजमेंट में एक ही बात सबसे प्रमुख है सर, जो कॉमन बात है, वो कॉमन बात यह है कि कोई भी मास सप्लाई नहीं होगा। कोई भी बड़ी कंपनियां जो है इस तरह के चीजों की सप्लाई नहीं करेगी, न्यूट्रिशनल फूड की सप्लाई नहीं करेगी। लेकिन क्या हो रहा है राज्यों में, राज्य सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं ये समझ करता हूं कि, और मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह भी है कि एकदम पूरा स्पिरिट में जो जजमेंट है, यदि हम उसको लागू करें तो कई एक चीजें आप कर सकते हो। और आप बहुत काम कर रही हैं, मैं आपको बताऊं कि आपकी पीड़ा को मैं समझता हूं मंत्री जी। मैंने कहा कि जितनी बार मैं आपसे बात करता हूं, जैसे आप भी हमेशा बताते रहती हैं कि यदि एनीमिया को खत्म करना है, मंत्री जी कहती हैं, कई एक बार व्यक्तिगत बातचीत में स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि यदि एनीमिया को खत्म करना है तो एनीमिया को खत्म करने का सबसे बढ़िया जो सब्जी है, सबसे बढ़िया जो इलाज है, या सबसे बढ़िया चीज है, वो है सहजन, जिसको कि ड्रम स्टिक कहते हैं। हमारे यहां बिहार झारखंड में उसको सहजन कहते हैं या सोजीना कहते हैं। हमारे घर में भी लगा हुआ है, दिल्ली में भी हमने लगाया हुआ है सर। यदि वो खिलाया जाए तो महिलाओं का एनीमिया जो है बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या राज्य सरकार जो है लोकल प्रोडक्ट के नाते, डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के नाते, पंचायत प्रोडक्ट के नाते, या आंगनबाड़ी केंद्र जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अपना उसका भवन होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, क्या किसी आंगनबाड़ी केंद्र में हम सहजन का पेड़ लगाते हैं सर? और पूरे देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि हमको इससे पैसा कमाना है, इससे अपने को करप्शन करना है, और इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए कोई बहुत प्रयास जो है हम जब नहीं करते हैं तो ये समस्याएं जो है डेवलप होती हैं। कई एक चीजें ऐसी हैं सभापति महोदय कि हमको लगा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया कि उसको नहीं आना है। 2011-12 से चाहे 2G का मामला हो, चाहे CWG का मामला हो, कई एक चीजें कोर्ट में हैं, कई एक सदस्य यहां हैं, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इस तरह की पॉलिसी बनानी स्टार्ट की जिसमें लगा कि आगे आने वाली जो सरकार है, क्योंकि ये 5 साल मान लीजिए कि हम सरकार में नहीं आएंगे, 2014 में सरकार में नहीं आएंगे, तो लेकिन 2014 में जाने के पहले हम कुछ ऐसा काम करके चले जाएंगे कि जो आने वाले प्रधानमंत्री हैं वो उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो देश में इतना रिएक्शन होगा कि उस रिएक्शन से फाइनली भारत सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। और उसमें 2 एक्ट जो है सभापति महोदय, जिसके लिए मुझे लगता है कि एक तो लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें ऐसा हो गया कि यदि आपको लैंड एक्वायर करना है, किसी को पैसा देने में समस्या नहीं है सर, किसानों को पैसा मिले, ये भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य सरकारें हो, वो किसानों के नाम पर राजनीति करती हैं, तो किसानों को पैसा देने में उनको समस्या नहीं है। लेकिन उसका जो असेसमेंट है, उसका जो रिव्यू है, उसका जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है, उसको इतना डिले कर दिया सर कि साल, 2 साल, 3 साल के पहले आपका कोई लैंड एक्वायर नहीं होगा, और लैंड एक्वायर नहीं होगा तो 2014 में जब आप सत्ता में आएंगे तो 2018-19 तक आपका कोई काम ग्राउंड पर दिखाई नहीं देगा, और उसके बाद आप जो है बोरिया बिस्तरा बांधकर चले जाएंगे। और दूसरा जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये 2 ऐसे फार रीचिंग लेजिस्लेशन जिसके बारे में कहा, ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति थी, और इस वोट बैंक की राजनीति में जो आने वाली सरकार थी उसको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा साजिश था। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उनका मुकाबला जो है मोदी जी से है, और मोदी जी फिराक गोरखपुरी का एक शायरी है सभापति महोदय, ये माना की जिंदगी है 4 दिन की, ये माना की जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यार 4 दिन भी। ये माना की जिंदगी है 4 दिन की,
बहुत होते हैं यार 4 दिन भी। और मोदी जी इसी विश्वास के साथ चले कि ये 5 साल भी हमारे लिए काफी है, जो करना है करो। मुझे यदि दबे, पिछड़े, कुचले, महिला, शोषित, वंचित को न्याय देना है, उनका विकास करना है, तो हमको जो करना होगा हम करेंगे। और क्या हुआ? इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद मैं केवल 2 चीज कोट करना चाहूंगा। एक चिट्ठी है 30 मार्च 2020 की, बस 15-20 मिनट और लगेगा सर, ज्यादा से ज्यादा। और वो चिट्ठी जो है 30 मार्च 2020 को, जब स्मृति ईरानी जी जब मंत्री बनी, उन्होंने क्या कहा कि इंस्ट्रक्शन किया कि एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसका जो सेक्शन है 4, 5, 6 और 8, इसके आधार पर हम सप्लीमेंट्री फूड देने का जो है उन्होंने फैसला किया और उसके लिए बजट को एनहेंस करने का फैसला किया। जिन लोगों को यह लगा कि यह काम हम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा जो है जबरदस्त कहते हैं कि धक्का था उनको, कि यह काम भी उन्होंने कर दिया। और इसके अलावा आंगनबाड़ी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, यूटी कैसा होगा, चीफ सेक्रेटरी का रोल क्या होगा, ये सारी बातें जो है माननीय मंत्री जी ने यहां से आदेश किए। लेकिन इतने पर ही मैंने आपको जैसे कहा ना कि जो माननीय मंत्री हैं वो जुनूनी हैं। जैसे अमेठी के लोगों ने यदि इनको 2014 में कम वोट से जो है यहां आने का मौका नहीं दिया, तो 2019 में 5 साल तक इन्होंने अमेठी में इतनी मेहनत की कि फाइनली जो है अमेठी भी जीत कर आए और अमेठी के जो राजकुमार थे उसको केरल भी भगा दिया, आपके राज्य में भगा दिया। ये इनके जुनून का परिणाम है। और इसी जुनून में इन्होंने 13 जनवरी 2021 को, और ये रितेश पांडे जी आपके जो आपने रिजोल्यूशन लाया है, इसका कई एक जवाब है। आंगनबाड़ी वर्कर को पैसा बढ़ना चाहिए, सहायिका को पैसा बढ़ना चाहिए। आज की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा है, केंद्र के ही ऊपर पूरा राज्य निर्भर है। यदि केंद्र पैसा नहीं दे, उनको सपोर्ट नहीं करे, यदि वो ओवरड्राफ्ट नहीं ले, तो कई एक ऐसे राज्य सरकारें हैं, खासकर हम और आप जिस तरह के राज्यों से आते हैं जहां की बहुत इंडस्ट्री नहीं है, उसमें बहुत समस्या है। तो इसीलिए जो जगदंबिका पाल जी ने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि वो कैसे 4,500 अभी हो गया है, कैसे 3,500 हो गया है, उसका पूरा विस्तृत जवाब देते हुए माननीय मंत्री निश्चित तौर पर इसके बारे में बोलेंगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, जो मैंने कहा कि आपके लिए जो नारा था, कांग्रेस नारा था, गरीबी हटाओ, फूड सिक्योरिटी एक्ट, बच्चों का विकास, महिलाओं का शोषण खत्म, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आगे बढ़ाते हुए इस आईसीडीएस के लिए जो काम किया वो एक उल्लेखनीय है। और क्या था इसमें? 13 जनवरी का जो इनका ऑर्डर है वो क्या कहता है कि ये नारा नहीं है हमारे लिए, बच्चों का विकास मोदी गवर्नमेंट के लिए नारा नहीं है, स्मृति ईरानी जी के लिए नारा नहीं है, ये इनके लिए इमोशनल विषय है, एक ऐसा विषय है जिसको कि अपने को आगे बढ़ाना है। बच्चों को आगे बढ़ाएगा, बच्चे स्वस्थ होंगे, महिलाएं स्वस्थ होंगी, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। और उसमें कहा, पहला क्या था कि क्वालिटी एश्योरेंस, जो मैंने आपको बात कही कि आंगनवाड़ी केंद्र में उस तरह का भोजन होना चाहिए जो भोजन कि हम आप सामान्य तरीके से खाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह आती है कि यदि दाल है तो उसमें केवल पानी, यदि चावल है तो हो सकता है कि उसमें कीड़ा पड़ा हुआ चावल हो, यदि सब्जी है तो सब्जी उग रहा है कि नहीं उग रहा है, उसका कोई मतलब हरी सब्जी उसको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, इसको भी देखने वाला नहीं था। तो सबसे पहला जो आदेश है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रितेश पांडे जी ये आपके रिजोल्यूशन लाने के बाद का ये मैं आपको पढ़ रहा हूं, ठीक 1 साल बाद का, कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है इसमें होना चाहिए। और जो टेक होम राशन है उसमें जो और भी जोड़ा माननीय मंत्री जी ने कि टेक होम राशन जो है वो एफएसएसआई का जो एम्पेनल्ड या एनएबीएल का एक्रीडेटेड लेबोरेटरी से जो है उसकी जांच होगी। आज तक किसी ने सोचा?
आज तक किसी ने गरीब आदमी के बारे में सोचा? हम रहीम का दोहा पढ़ते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। आप गरीब की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, लेकिन उनको अच्छा खाना कैसे मिलेगा इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। आपने तो ठेकेदार के हाथ में दे दिया। लेकिन सबसे पहला जो है यही आदेश आया अभी 13 जनवरी 2021 का कि उसका क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होगा और उसमें कौन सी लेबोरेटरी होगी और कौन सा सर्टिफिकेशन होगा, यह भी माननीय मंत्री जी ने तय किया। पहली बार तय हुआ 1975 के बाद से। मैं आपको यह कह सकता हूं कि लगभग 46 साल बाद, तकरीबन 50 साल अब पुरने को है, 50 साल बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह काम बहन स्मृति ईरानी जी ने किया। मैं उनको सदन की तरफ से जो है बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। सर, दूसरा जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन जो है स्टेट्स का वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, सबसे ज्यादा यदि चोरी है, सबसे ज्यादा यदि चोरी है तो कई एक लोगों ने झूठा सही फैक्ट्री बना लिया। कोई मध्य प्रदेश में फैक्ट्री, कोई उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री, कोई बिहार में फैक्ट्री, कोई झारखंड में फैक्ट्री, और वो क्या सप्लाई करते हैं कहां के लोगों का। अब आपको बताऊं मैं कि झारखंड के लोगों का और बिहार के लोगों का खाने का स्वाद और गुजरात के लोगों का खाने का स्वाद, कर्नाटक के खाने का स्वाद और नॉर्थ ईस्ट के खाने का स्वाद एक कैसे हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए और वहां के लोकल लोगों का, लोकल बच्चों का और महिलाओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी डीएम के नेतृत्व में होनी चाहिए और उसकी मीटिंग जो है वो लगातार होनी चाहिए। और जो क्या मॉनिटर करेगा और कब कब मॉनिटर करेगा, पीरियोडिक मॉनिटर करेगा, नेसेसरी स्टॉक की डिलीवरी का मॉनिटर करेगा, पार्टिसिपेट करेगा वो सारे मीटिंग में, उसको क्या काम है यह भी तय किया। इसके बाद उन्होंने स्टेट लेवल पर, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है कि कई एक चीजें डिसेंट्रलाइज नहीं है, या आईसीडीएस स्कीम में डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, स्टेट ही तय करता है कि स्टेट की तरफ से कौन होगा। तो स्टेट की तरफ से सेक्रेटरी का उतना अधिकार नहीं है, आज है कल नहीं चला जाएगा, या सेक्रेटरी जो है वो किसी मंत्री के अधीन काम करता है। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी में पहली बार मुख्य सचिव के नेतृत्व में, चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में वो स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी इन्होंने बनाई। इसके बाद विलेज लेवल पर इन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर का जो है मैनेजमेंट लेवल कमेटी बनाई, जिसमें मदर ग्रुप, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पोषण पंचायत, और उसमें से कौन मालिकाना हक होगा, कौन उसको ओन करेगा लोकल लेवल पर। क्योंकि सभी को आंगनवाड़ी केंद्र में यह लगता था कि या तो जो सीडीपीओ है वो मैनेज करेगी, या मान लीजिए मुखिया सरपंच को वो काम दे दिया गया तो वो हो गया। लेकिन इसके लिए इन्होंने एक पूरी जो है एक कमेटी बना दी और उसका मॉनिटरिंग, क्योंकि कई एक बार हम लोग जब दौरा करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बंद है। बंद किस कारण से है ये अपने को बहुत अंदाजा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक इन्होंने वहीं की लोकल कमेटी बना दी, और यदि 4 आदमी 5 आदमी किसी घर का मालिक होगा तो निश्चित तौर पर वो गलत नहीं होने देगा। तो इसके लिए भी इन्होंने बना दी। इसके बाद जो जिसकी बात की जगदंबिका पाल जी ने बार बार कहा कि पोषण ट्रैकर, और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जब आप जवाब देने के लिए जाएं तो पोषण ट्रैकर ने फाइनली कितने गलत लोगों को हटाया। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि मिड डे मील स्कीम और आंगनबाड़ी में जो दिक्कत है सर, और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको भी सुधारने का प्रयास किया जाए, क्योंकि दिशा कमेटी में ये बार बार चलता है कि आप जो बच्चों का एडमिशन ले रही हैं, वो 4 साल से ऊपर के बच्चे जो है वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें आपने 0 से 6 दिया है, तो जो 2 साल का जो गैप है उसमें से कई एक बच्चे जो है आंगनबाड़ी केंद्र में भी रजिस्टर होते हैं और वो स्कूल में भी रजिस्टर होते हैं मिड डे मील स्कीम में। तो यहां का भी पैसा जाता है और वहां का जो बिचौलिए हैं, जो लोग हैं, वो इस तरह का डबल एंट्री करके जो है दोनों जगह से, एजुकेशन से भी पैसा ले लेते हैं और आईसीडीएस से भी पैसा लेते हैं। तो ये जो पोषण ट्रैकर आपने बताया, इससे कितना फायदा हुआ और हम लोगों को कितना बेनिफिट हुआ इस कंट्री को, यह भी बताना चाहिए, और कहां कहां करप्शन था ये इन्होंने बताया। इसके बाद प्रोक्योरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोक्योरमेंट है वो जो सबसे बड़ा विषय है,
वो किस तरह से खरीदारी होगी, लोग कैसे खरीदेंगे, ये भी मतलब ये सारा ऑर्डर में आया। ये इन्होंने जो सारे चीफ सेक्रेटरी को भेजा और जिसको लगातार ये मंत्रालय फॉलो कर रहा है, ये इन्होंने दिया। इसके बाद जो कन्वर्जेंस है, ये बहुत बड़ी बात है कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रासरूट लेवल पर, जैसे कई एक जगह था कि बिल्डिंग नहीं है, हम आप देखते हैं कि बिल्डिंग नहीं है, तो इन्होंने सभी जगह क्या किया, यही तो मैं कह रहा हूं कि समस्याओं 18 विभाग ऐसे हैं, 18 विभाग रितेश जी, जिसको कि मंत्री ने कन्वर्स किया। केवल हमारे लिए नारा नहीं था, हमारे लिए इमोशन था, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आंगनबाड़ी यदि बनेगा तो वो मनरेगा से कैसे बनेगा, यदि पानी उनको पहुंचना है तो जल शक्ति मंत्रालय उसमें क्या रोल करेगा, यदि स्वच्छता मिशन से जाना है तो यहां हरदीपुरी साहब बैठे हुए हैं, इनका मंत्रालय शहर में क्या करेगा और गांव में क्या करेगा। इस तरह का जो है हाउसिंग मंत्रालय से, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय से, चाहे वो आयुष मंत्रालय से, चाहे हेल्थ से, सभी मंत्रालय से 18 मंत्रालयों का जो है कन्वर्जेंस जो है इस सरकार ने किया। और इसके लिए हम लोगों को बधाई नहीं देना चाहिए, मंत्री जी को किसी ने सोचा, किसी ने उस समस्या को सोचने का प्रयास किया, और ये सारा चीज जो है हमारी सरकार ने किया। आप, मुझे लगता है कि और काफी स्पीकर हैं, आप बहुत परेशान हैं, मुझे तो बोलना बहुत था, लेकिन आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको यही कह सकता हूं कि फिराक ने जो बात कही, और मैं माननीय मोदी जी के लिए और माननीय स्मृति ईरानी जी के लिए फिर से एक शायरी से अपना बात समाप्त करना चाहता हूं कि यही जगत की रीत है, यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत है, यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और आज जो कुछ भी हुआ है ICDS में, जो आमूलचूल परिवर्तन इस सरकार ने किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को बधाई देते हुए इस सदन की तरफ से अपनी बात समाप्त करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।